आज केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारे लाइफ में हर जगह काम आती है। ठीक, हमारी बॉडी में काम आती है। आरएनए, डीएनए, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, सब क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स है। आप बीमार पड़ते हो, मेडिसिन खाते हो, सब क्या है? केमिस्ट्री का यूज है। इसलिए जब आप डॉक्टर बनेंगे आपको केमिस्ट्री की हर जगह जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन। जिसमें 2 कैरेक्टर है वो ऑलरेडी डॉक्टर है। ठीक, बाकी नीट एग्जाम क्वालिफाई करना, एमबीबीएस करना, नीट पीजी करना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या होगा? सुपर स्पेशलिटी में जाना। ये सारी चीजें क्या है? फॉर्मेलिटी है। बस ये 2 कैरेक्टर है जो आपको डॉक्टर बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, एनसीईआरटी में पहले पेज में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पॉइंट याद करने हैं। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एजिडोथाइमिडिन दैट इज AZT इज अ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो याद करना, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर के लिए और एजिडोथाइमिडिन किसके लिए यूज की जाती है? एड्स के लिए। एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, एनसीईआरटी के पहले पेज पे इंट्रोडक्शन में है। नेक्स्ट, मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, शेप डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट। लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो मूव कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। शेप इनडेफिनेट लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यानी 1 लीटर पानी है, वॉल्यूम फिक्स है, उसको जग में डाल दो तो जग का शेप, और बोतल में डाल दिया बोतल का शेप, तो उसका शेप इनडेफिनेट है। गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वो अपना वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं, तो इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस बनेगा, गैस को कूल करो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करके सॉलिड बनेगा। तो ये इंटरकन्वर्टिबल है फिजिकल स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप से, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, कंपोजिशन फिक्स है। जिसकी कंपोजिशन फिक्स ना हो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे वाटर प्लस सोल्ट का मिक्सचर या वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर। कोई कम मीठा पानी पीता है, कोई ज्यादा मीठा पानी पीता है, तो मिक्सचर में कंपोजिशन चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, ओजोन क्या है? अब तो बता दो। मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है। एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम का एटम। मॉलिक्यूल क्या है? 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। H2, N2, O2, O3, P4, S8, कार्बन 60, सारे क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप के एटम से बने हैं। CO, NO, CO2, H2O, H2O2, H2SO4, ऐसे मॉलिक्यूल एटम से बने, ऐसे मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हैं। इसके बाद प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का होता है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। H2O2, N2, O3, F2Cl2, Br2, I2, P4, S8, कार्बन 60, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, सारे आ गए इसमें। ठीक, नेक्स्ट कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम में भी आ गए। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर H2 की बात करें, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों क्या है? सेम है, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन का एटम छोटा है, ऑक्सीजन का एटम बड़ा है, और सोडियम का इससे भी बड़ा है। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। CO, CO2, H2O, H2O2, H2SO4 एटसेट्रा। कंपाउंड का जो रेशो होता है एटम उसमें फिक्स रेशो में होते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस बनता ही कैसे है? उसमें कांस्टेंट पार्टिकल फिक्स रेशो में होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड कैंट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। यानी जैसे H2O है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनको आप क्रिस्टलाइजेशन से, एवेपोरेशन से, या फिल्ट्रेशन से, या हाथ से अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल रिएक्शन से अलग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुई तब क्या बना? वाटर बना। तो अगर वो केमिकल प्रोसेस से बना है, अलग भी किससे होगा? केमिकल प्रोसेस से होगा। कोई डाउट नहीं। और जो कंपाउंड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एग्जांपल, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन खुद वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, एकदम बम की तरफ विस्फोट होता है। ठीक, लेकिन और ऑक्सीजन इसको जलाने में काम आती है, लेकिन वाटर
आग बुझाने का काम आता है। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, सही बात है ना? लेकिन कंपाउंड क्या है? डिफरेंट एटम के बने होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये असर्शन रीजन, कार्बन 60 एलिमेंट है क्योंकि सेम टाइप के एटम है। नीचे एलिमेंट की डेफिनेशन गलत लिखी है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम विच में बी सेम और डिफरेंट। एटम तो एलिमेंट तो सेम एटम के बने होते हैं, तो असर्शन सही, रीजन रॉन्ग। नेक्स्ट, सेकंड असर्शन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। अभी पढ़ा था आपने, H2O में आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो। रीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर डिफरेंट, भाई कंपाउंड और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो भी अभी पढ़ा है। असर्शन राइट, रीजन राइट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि असर्शन बात कर रहा है प्रोसेस की, रीजन बात कर रहा है प्रॉपर्टी की, तो सेम नहीं है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। नेक्स्ट असर्शन, ग्लूकोज इज प्योर सब्सटेंस, सही बात है। रीजन, ग्लूकोज हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशो, ये भी सही बात है, तभी तो प्योर सब्सटेंस है, रेशियो फिक्स है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, सही बात है कि नहीं है? असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम का अलग एटम होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, और एलिमेंट किसके बना होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक। नेक्स्ट, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में कंसंट्रेशन सेम रहती है थ्रू आउट, वाटर प्लस सोल्ट, वाटर प्लस सोल्ट प्लस शुगर, वाटर प्लस अल्कोहल। हेटेरोजेनियस में कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल। मोल, मोल ना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना का केमिकल पैरामीटर, ये क्या है? मैथमेटिकल नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर। जैसे एक डजन में 12 होता है, वैसे एक मोल में इतनी बड़ी संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। एक मोल H2 है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है H2 के? Na, और कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2Na। 5 मोल CO2 है, कितने मॉलिक्यूल्स है? 5Na, तो उसमें टोटल एटम कितने हैं? 3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है टोटल, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का, तो 3 इंटू 5 15Na। कार्बन का एक ही एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, तो 5Na में कितने हो जाएंगे? 5Na। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 10Na। कर दोगे? ये मैंने एटम्स के कुछ मासेस लिखे हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मोल, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट हैज एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखो यहां पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है? 12, ठीक। तो सॉरी, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है? 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया गया है। फिर मैंने बता, इतने ग्राम कार्बन में एक एटम है, तो एक एटम में 1 ग्राम में कितना होगा? 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू, और 12 ग्राम में कितना होगा? 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू इंटू 12, यूनिटरी मेथड से डिराइव कर दिया, ठीक। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? अगर मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम्स, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक। तो इसको n इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M, ठीक। ये फॉर्म, यार छोटे छोटे एग्जांपल है, कुछ नहीं इनमें। नेक्स्ट, टाइप 2, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू n बाई Na। कर लोगे या नहीं कर दोगे? और अगर आपको फिर इस पे क्वेश्चन आते हैं, पार्टिकल दिए हैं, Na से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल देके मास देख पूछा है, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स फाइंड आउट करो Na से डिवाइड करके, फिर मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट फाइंड आउट करो। कर लोगे? आज हमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम अमोनिया। भाई अमोनिया का मास दिया है तो मोल्स फाइंड आउट कर दो, इसके मोलर मास से डिवाइड किया 17 से, 0.25 मोल आ गया, यानी 0.25 Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और 4 एक मॉलिक्यूल में एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, Na एटम्स आ गया। नीट का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इंटू 0.25 Na, यानी 2.5 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। नाइट्रोजन एटम, एक ही नाइट्रोजन एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करना मॉलिक्यूल्स को। हाइड्रोजन एटम पूछे 3 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये बच्चों वाली बातें आपने सीखी है। पैर में लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट के सिंबल में एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू Z। और A होता है मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर आपको A इक्वल टू n प्लस Z लिख सकते हो, और n क्या लिख दो? A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो ऐसे इन सभी एटम्स के मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करके दिखाया, जो कि बच्चों वाली बात। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक। नेक्स्ट, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। ये 3 एग्जांपल दे रखे, 0.35 kg कार्बन एटम, ये मॉलिक्यूल्स दे रखे, यहाँ पे मास दे रखा है। सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड आउट करो, मोल से मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से भाई एक मॉलिक्यूल में या एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई करते चलो। कर दोगे? आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन ए सैंपल ऑफ 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन फाइंड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 4.2 डिवाइड बाय 14 हो गया, 0.3 मोल्स, कितने आयंस, 0.3 Na आयंस। नाइट्राइड आयन में एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.3 Na में कितने हो जाएंगे? 3 Na हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 2p6 ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक आयन में, तो 0.3 Na में कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाय 8। टोटल चार्ज पूछा है, नाइट्राइड आयन में 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी 3e चार्ज है एक आयन पे, तो 0.3 Na पे टोटल चार्ज कितना होगा? 3 into 0.3 Na। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और Na की अवोगाद्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23। लिख दो, कूलम में आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल। जैसे आप बचपन में करते आए हैं कि अगर मान लीजिए एक 6 kg का बॉक्स दिया जिसमें 100 ग्राम की बॉल्स रखी हुई है, आइडेंटिकल बॉल है, उसमें कितने डजन बॉल है? आप क्या करोगे? टोटल वेट ऑफ बॉक्स डिवाइड बाई एक बॉल का वेट, तो नंबर ऑफ बॉल्स आ गई 60, तो 60 को डिवाइड कर दो 12 से, डजन बॉल्स आ जाएंगे। कितने डजन बॉल? 5 डजन बॉल आ गई। इधर देखो, ये 1 kg का सैंपल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। अगर आपको टोटल वेट को यानी 1 kg को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई Na कर दो, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन आ गई। IIT एडवांस का क्वेश्चन। तो ऐसे हम 6th क्लास की बेसिक नॉलेज से IIT एडवांस के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे नीट और जेईई मेंस के भी। ठीक। नेक्स्ट, ये वाला, अमंग द फॉलोइंग चूज वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मास दिया है आपको, सबके पहले क्या करोगे? मोल्स फाइंड आउट करो। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद Na से मल्टीप्लाई करके उनके मॉलिक्यूल्स आ गए, और मॉलिक्यूल्स आने के बाद जैसे इसमें कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में 6, तो इसके मॉलिक्यूल आए 2Na, 6 into 2Na एटम्स हो गए 12 Na। ऐसे ही इसके कितने मॉलिक्यूल्स आए? 4 Na। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो 4 into 3 Na। ऐसे कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है। तो इसमें A, B और D में सेम आएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी। अगर एसटीपी और एनटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, ये सेम ही कंडीशन है। टेम्परेचर इनमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर इनमें 1 atm या 1 बार होता है। कोई भी गैस है, आइडियल गैस बात करते हैं, 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी में कितना होता है? 22.4 लीटर। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया एसटीपी एनटीपी पे, उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी एनटीपी डिवाइड बाय 22.4, ये करना था। फिर इसके बाद हमने कन्वर्जन सीखा है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। बाकी ये क्वेश्चंस, ये कन्वर्जन सिखा रखे और कुछ भी नहीं इसमें। कहीं पे मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे दिया, डेसीमीटर क्यूब में सीसी में, बस सीधा क्या करो? लीटर में कन्वर्ट करो और उसको सोल्व करो। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.8 ml वाटर एट एसटीपी। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1.8 ml वाटर एट एसटीपी। वाटर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 का फॉर्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड या सॉलिड होता है एसटीपी में। तो आप क्या करोगे? पहले 1.8 ml को लिखोगे, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, इसका मास हो जाएगा 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम से मोल्स आ गए 0.1 मोल, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, एक में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, तो 10 into 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करना था। ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.224 ml वाटर वेपर एट एसटीपी। वाटर वेपर्स का मतलब क्या है? गैस है, वाटर गैसियस फॉर्म में है, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 इन लीटर, है ना। तो यहां से मोल्स आ जाएंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई कर देना। और क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट का है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, 1 cc N2O दे रखा है एनटीपी पे, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो 1 cc 1 ml, ml से लीटर में कन्वर्ट करके 22.4 से डिवाइड किया, मोल्स आ गए। Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल्स आ गए।
फिर इसमें एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और फिर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है N2O में, तो मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ जाएंगे। बाकी उसी फॉर्मेट में लिखना था, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 3 मोल्स के। ये बोल रहा डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी इज 1.96 ग्राम पर लीटर, देन अननोन गैस इज, डेंसिटी दे रखी है 1.96 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर का मास कितना है 1.96। एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 22.4 का मास कितना आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 22.4 को, 44 ग्राम आ गया, यानी ये 1 मोल का मास है। 44 ग्राम किसके 1 मोल का मास होता है, CO2 आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस कंटेन हैज 4.48 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, अननोन गैस इज, भाई वेट देखा है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास से मोल्स आएंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 से मोल्स आएंगे, तो यहां से मोलर मास आ गया 44 आ रहा है, N2 और CO2 का होता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसे है, 4 ग्राम अननोन गैस देती, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, पूछ रहा है कौन सी गैस है, तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास और N डिवाइड बाय Na कर सकते हो इक्वल, तो वेट आपके पास N है, Na है, मोलर मास आ गया 80, कौन सी गैस है SO3। ये वाला क्वेश्चन 2.24 लीटर ऑफ एन अननोन गैस कंटेन 1.2 into 10 की पावर 23 एटम्स एट एसटीपी, देन अननोन गैस इज। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम से मोल्स फाइंड आउट किए, मोल से अपने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए, तो सबके 0.1 Na मॉलिक्यूल है, सबके 0.1 Na, तो सबके एटम्स फाइंड आउट कर दो, तो देख लो कौन सी में 1.2 into 10 की पावर 23 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, mixture contains 0.56% of an unknown gas by volume, then find number of moles of unknown gas present in 1 liter of this mixture at STP। भाई 5.56 लीटर का मतलब क्या हुआ 0.56% का, 100 लीटर में कितना 0.56 लीटर है, 1 लीटर में कितना होगा 0.56 डिवाइड बाई 100, यानी 5.6 into 10 की पावर -3 लीटर। तो यहां से एसटीपी पे वॉल्यूम आ गई, डिवाइड बाई 22.4 कर दो, मोल्स आ जाएंगे, हो जाएगा। ये था इफ, ये क्वेश्चन था if number of molecule in oxygen cylinder is same as number of oxygen atom present in 2.4 gram ozone gas, then find mass and volume of oxygen gas at STP। ठीक, सीधी सी बात है भाई, आपको ये बोल रखा है जो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स है वो उतने ही है जितने 2.4 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन के एटम है, तो आपने ओजोन का पहले मोल्स फाइंड आउट किए, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, तो ये 0.15 Na ऑक्सीजन एटम आ गई, तो 0.15 Na ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब O2 के मॉलिक्यूल्स भी तो उतना ही है ना 0.15 Na, तो O2 के मॉलिक्यूल्स आ गए, डिवाइड बाय Na कर दो, मोल्स आ जाएंगे, और मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा, और वॉल्यूम से 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम एट एसटीपी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन CO गैस इज सेम एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम CO2 गैस, देन फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO गैस। तो यहां पे क्या बोल रहा है, CO में जो ऑक्सीजन एटम है और 8.8 ग्राम CO2 में जो ऑक्सीजन एटम वो सेम है, तो सबसे पहले आपको 8.8 ग्राम CO2 दिया है, उसके मोल्स फाइंड आउट कर दो, 44 से डिवाइड करके मोल आ गए, Na से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गए ऑक्सीजन एटम आ गए 0.4 Na CO2 में, इतने ही CO में है, तो CO में ऑक्सीजन एटम कितने 0.4 Na। अब मुझे बताओ CO के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक, यानी 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 CO मॉलिक्यूल, तो 0.4 Na ऑक्सीजन एटम वुड बी प्रेजेंट इन 0.4 Na CO मॉलिक्यूल, तो CO के मॉलिक्यूल आ गए 0.4 Na से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन SO2 गैस इज सेम एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर SO3 गैस एट एसटीपी, देन फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट एसटीपी। भाई 11.2 लीटर SO3 दी, उसके मोल्स फाइंड आउट कर लिया आपने 0.5, मॉलिक्यूल्स कितने 0.5 Na, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही SO2 में मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SO2 कितना आ गया 0.5 Na। अब एक बात बताओ, SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, आप बोलोगे 2 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 SO2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है हाफ SO2 मॉलिक्यूल में, और फिर हम क्या लिख देंगे 0.5 Na मॉलिक्यूल 0.5 Na ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1/2 into 0.5 Na, तो 0.25 Na आ गया, तो उसको मोल्स के लिए क्या करोगे बोलो, डिवाइड बाई Na कर दिया, मोल्स आ गए, और फिर मास और वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज सेम एज मास ऑफ 3 into 10 की पावर 23 molecules of SO3, then find number of oxygen atoms in oxygen cylinder। भाई
ये आपके SO3 के मॉलिक्यूल्स है, SO3 के मॉलिक्यूल से 0.5 मोल आ गया, इसका मास आ गया 40 ग्राम आ गया, इतना ही ऑक्सीजन का मास है, तो ऑक्सीजन का मास आ गया 40 ग्राम, 40 ग्राम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। कर लोगे? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2O, CO2 एंड SO3 दे रखा है। मोल्स का रेशियो दे दिया, मास का रेशियो, तो क्या करो, जो मोल्स का रेशियो वही मोल्स मान लो और उनके मोलर मासेस से मल्टीप्लाई कर दो, मासेस का रेशियो आ जाएगा। और मॉलिक्यूल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो वही होता है जो मोल्स का होता है, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो और मोल्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो सेम आ जाएगा। और जो मॉलिक्यूल का रेशियो आ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम उससे मल्टीप्लाई करके आप एटम का रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इक्वल मासेस दे रखा है, हीलियम, मीथेन और SO2 का, पूछ रहा मोल्स का क्या रेशियो आएगा। तो एक 1 ग्राम मान लिया सबका, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, 1/4, 1/16, 1/64, एलसीएम ले लिया 64, तो क्या आ गया मोल्स का रेशियो। जो मोल्स का रेशियो वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो, वही वॉल्यूम का रेशियो। और मॉलिक्यूल का रेशियो जो है उसको नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने पर मॉलिक्यूल, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स का रेशियो आ जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, क्या क्वेश्चन है यार। सब यहां पे इसका 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसके 2 मोल, Na 2 Na एटम, सबसे ज्यादा इसमें हो गए। यहाँ पे सबका 1-1 ग्राम दे रखा है, तो सबके मोलर मास से डिवाइड कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गए, एटम्स आ गए। तो सब में सबसे ज्यादा एटम किसमें है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये 11.2 लीटर H2 गैस है, ये इसके मॉलिक्यूल दे दिए, इसका मास दे दिया, इसमें एटम्स दे दिए, तो सबके पहले मोल्स फाइंड आउट करो, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से एटम्स। कर लोगे? सेम क्वेश्चन ये है, किसी में कोई चेंज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये आपका नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, 4 ग्राम हीलियम यानी 1 मोल हो गया, 1 मोल में Na एटम्स होंगे। ये इसकी वॉल्यूम दे रखी है STP पे 2.27 यानी 2.24 मान लो अप्रोक्स, 22.4 से डिवाइड किया 0.1 मोल आ गया यानी 0.1 Na एटम्स। 4 मोल में 4 Na एटम्स, और यहाँ पे 4 यूनिफाइड मास यानी इसमें सिर्फ 1 एटम होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें सबसे पहले इन दोनों की वॉल्यूम सेम दे रखी है, तो आपने क्या किया भाई, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो इसमें कम होंगे इसमें ज्यादा होंगे, तो दोनों में तो चेक करना नहीं क्योंकि ज्यादा इसमें आ गए। अब इन दोनों के साथ कंपेयर करो, मास दिया दोनों का, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आए, Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर चेक कर दो सेकंड वाले में ज्यादा आएंगे। सिमिलरली ये भी नीट का क्वेश्चन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा, 0.18 ग्राम वाटर दे रखा है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, Na से मल्टीप्लाई किया, एटम्स मॉलिक्यूल्स आ गए। 18 ml वाटर एट STP, ध्यान देना लिक्विड है, 18 ml में गैस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये 18 ग्राम हो जाएगा, तो 1 मोल हो गया यानी Na मॉलिक्यूल्स है। 2.24 वाटर वेपर्स है, तो इसका मतलब 0.1 मोल यानी 0.1 Na आ गया, और 10⁻³ Na आ गया लास्ट में। सबसे ज्यादा किसमें आ गए, सेकंड में। कर लोगे नहीं कर लोगे ऐसे, बोलो कोई डाउट है क्या। अब ऐसे ही नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप, ये 1 ड्रॉप दे दी वाटर की, वॉल्यूम दे रखा है। अब 1 ड्रॉप वाटर मतलब क्या है, वो लिक्विड है, और लिक्विड है तो 0.0018 ml इसका वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, यहां से मास आ गया 0.0018 ग्राम, तो 18 से डिवाइड कर दो, 10⁻⁴ मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या। जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, when 22.4 liter water vapors at STP are condensed, then volume of water obtained is, देखो भाई 22.4 लीटर वाटर वेपर्स यानी गैसियस फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 22.4 लीटर है, तो 1 मोल हो गया, इसका मतलब 1 मोल वाटर गैसियस हो गया। तो अगर 1 मोल वाटर गैस को कंडेंस करोगे, ठंडा करोगे, तो 1 मोल ही तो पानी बनेगा, और 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी, और 18 ग्राम पानी की वॉल्यूम कितना होगा, 18 ml। समझ आ, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और इससे हमने असर्शन रीजन बना दिया, when 22.4 liter water vapors at STP are condensed, then volume of water obtained is 18 ml। सही है, हमने ऊपर देखा है। और देन रीजन है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर्स को जब कंडेंस करेंगे वो लिक्विड बनेगा, और जो वाटर लिक्विड बना है ना उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, उसी के कारण 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है, 18 ml। ठीक, नेक्स्ट ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। ये बोल रहा है 224 ml ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस एट STP हैज मास 1 ग्राम, देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ दिस गैस इज, ट्राई एटॉमिक गैस है, X3 मान लो,
तो सबसे पहले तो इसके मोल्स फाइंड आउट करो X3 के। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, एसटीपी में देखा वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो लीटर में कन्वर्ट करके 10 की पावर -2 मोल आ गया, यानी 10 की पावर -2 Na मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.03 Na X एटम्स आ गए। मास ऑफ 224 ml, उसमें कितने एटम है 0.03 Na, तो 0.03 Na X एटम का मास 1 ग्राम है। एक एटम का कितना होगा 1/0.03 Na। सोल्व कर लो 5.5 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आ जाएगा। ये हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। भाई एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट में एक मोल में 100 ग्राम होता है और उस 100 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी मैं बोल सकता हूं 48 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100/48, 2.4 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100/48 इंटू 2.4, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है 0.05 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 0.05 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं? तो ये था आपका आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चंस, फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछा आपसे। भाई एक बात बताओ, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना 1 ग्राम। 1 मोल यानी Na एटम्स, Na एटम का 1 ग्राम है, तो 1 एटम का 1/Na, यूनिटरी मेथड। फाइंड मास ऑफ 5 एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 1 मोल का यानी Na एटम्स का मास 40, Na का 40 है तो 1 एटम का 40/Na और 5 का 40/Na इंटू 5, यूनिटरी मेथड। ठीक, नेक्स्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2। H2 के 1 मोल का यानी Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 2 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 1/2/Na। कार्बन C61H122 के 1 मॉलिक्यूल का मास 1 मोल का यानी Na मॉलिक्यूल्स का होता है 842 ग्राम, तो एक का कितना आ जाएगा 842/Na। CO2 के 500 मॉलिक्यूल का पूछा है, Na मॉलिक्यूल्स का है 44 ग्राम, एक का 44/Na और 500 का है 44/Na इंटू 500। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। ये 1.8 ग्राम वाटर है, ये 18 ml वाटर एट एसटीवी, वाटर लिक्विड, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 18 ग्राम हो गया ना। ये आपको 224 ml वाटर वेपर्स है, ये गैस है, यहां पे गैस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम से मोल्स फाइंड आउट किए, एसटीपी पे कितना है 0.01 मोल, 0.01 मोल का मास 0.18 ग्राम, 10 की पावर -3 मोल का 0.08 ग्राम। तो सबसे हैवीएस्ट कौन हो गया सेकंड। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें H2 दे दिया 11.2 लीटर, इसका मोल्स फाइंड आउट किए, मास फाइंड आउट किया, ये 1.8 ग्राम दे ही रखा है। ये मॉलिक्यूल्स है CO2 के, इनके CO2 का मोल्स फाइंड आउट किए, मास फाइंड आउट किया 4.4 ग्राम है। 10 की पावर -3 मोल ऑफ सिल्वर 0.108 ग्राम। ये लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट पूछा था, कर दोगे। नेक्स्ट, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास यूनिट AMU या यूनिफाइड मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका टोटल मास उसको 12 से डिवाइड कर दो, दैट इज 1 AMU। कितना आता है 1.6056 इंटू 10 की पावर -24 कर दो, या इसको लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24। और 1 AMU इज इक्वल टू होता 1/Na ग्राम्स, यानी आप लिख सकते हो 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। बच्चे इसको रटते हैं, आपको रटने की जरूरत है क्या? आपने कल ये समझा था, यहां से हो जाएगा ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, वाई कार्बन एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटम। इजीली अवेलेबल है, अपने आइसोटोप से सेपरेबल है और ये स्टेबल है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना इनर्ट। और सबसे अच्छी बात, जो कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 का जो वेट होता है, 1/12 पार्ट का जो वेट होता है, दैट इज कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम विच इज लाइटेस्ट एटम। तो वो हमने यहाँ पे करके भी दिखाया है, कंपेरेबल आया कि नहीं? 1 AMU देखो 1.007 AMU 1.0078 AMU आया, लगभग 1 के बराबर ही तो है। ठीक, तो ऐसे ही ऑक्सीजन एटम का 16 आ गया, इनके होल नंबर में भी आ जाते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, यानी ऑक्सीजन का एटम कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट से 16 टाइम हैवियर है। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स, या ये बोल सकते हो व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो अगर हम लिखे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम हो गया, ग्राम में लिखेंगे ना,
दिस इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हैं इसको मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी 1 ग्राम एटम बोल दिया या 1 मोल बोल दिया, बात एक ही है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो, कर दोगे? नेक्स्ट, ग्राम मोलिकुलर मास, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स ए मोलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे CO2 का होता है 44, यानी CO2 मोलिक्यूल इज 44 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल्स, यही बोल दो, व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। H2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम इज द क्या होगा? मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, या मास ऑफ 1 मोल H2, सही है ना? तो 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। तो कभी अगर आपको बोले फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल इन, तो इसका मतलब क्या? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन जो भी दे रखा है, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्चुअल मास क्या होता है? जब हम किसी एक सिंगल एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। जैसे हाइड्रोजन का एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है, यानी हाइड्रोजन के एक एटम का मास किसमें? ग्राम में। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन के एक मोल का यानी n एटम्स का मास कितना है? 1 ग्राम, तो एक एटम का कितना हो जाएगा? 1/n ग्राम। कैल्शियम का मास कितना होता है 1 मोल का n एटम्स का? 40 ग्राम, तो एक एटम का 40/n। ऐसे ही CO2 के मोलिक्यूल का बताओ भाई, CO2 के एक मोल का यानी n मोलिक्यूल का मास होता है 44, तो एक का कितना आ जाएगा? 44/n ग्राम्स, कर लोगे? नेक्स्ट, फॉर्मूला मास, इट इज डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट का मास ही क्या कहलाता है? फॉर्मूला मास। जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होगा? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो कितना होगा? 58.5 AMU, ठीक। और NCERT में लिखा जो NaCl है ना, इसमें Na+ और Cl- आयन दोनों आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी Na+ इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड Cl- इज सराउंडेड बाय 6 Na+ आयंस, ठीक। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, कर दोगे? नेक्स्ट, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ये आइसोटोप्स के लिए है। अगर आपको आइसोटोप परसेंटेज में गिवन है तो क्या करोगे? परसेंटेज ऐसे होगी x1 x2 x3, मास हो गया m1 m2 m3, तो एवरेज एटॉमिक मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय 100। और यही अगर फ्रैक्शन में है परसेंट की बजाय, तो m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक एलिमेंट है उसकी कंपोजिशन दे रखी है आइसोटोपिक, तो वो बोल रहा है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, तो क्या करोगे? 200 into 90 प्लस 200 into 2 प्लस 199 into 8 डिवाइड बाय 100, मास आ जाएगा लगभग 200। और सीधा तुक्का मारना, लास्ट टाइम पे टाइम नहीं बचता है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इसका वही आंसर। ये वाला फ्रॉम द गिवन डेटा, ये आपको डेटा दे रखा कार्बन 12 13 14 का परसेंटेज और मास का, तो वही ऐसे एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना। बिना देखे बताओ कार्बन का कितना आता है डेटा से? 12.011, 12.011, 12.011, याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। नेक्स्ट, मोलर मास दे रखा क्लोरीन का 35.5, रेशो पूछ रहा है क्लोरीन 35 और 37 का नेचुरली अकरिंग क्लोरीन में, तो आप इसका 35 का x मान लो, 37 का 100 माइनस x% हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो एवरेज एटॉमिक मास का। x सोल्व कर दिया, कितना है? 75, तो ये 75, ये 25, तो 3:1 आ गया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 लॉज पढ़ते हैं हम, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गिवन बाय लवोसियर। क्या बोला उन्होंने? मास इज कंजर्व्ड, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे N2H2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया था और 6 ग्राम हाइड्रोजन, अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, टोटल मास कितना था रिएक्टेंट का? 34 ग्राम, तो प्रोडक्ट का फाइनल टोटल मास कितना मिलेगा? 34 ही मिलेगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम, कंप्लीटली डिकम्पोज कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम आता है, 44 आता है CO2, टोटल मास देखो 100 आया कि नहीं आया। और अगर कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का आपने 50% डिकम्पोजिशन किया, 100 ग्राम लिया था, तो 100 में से 50 टूट गया, 50 बच गया, तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितना है? 50, और प्रोडक्ट कितना बन गया? 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 22 ग्राम, तो टोटल वो कितना हो गया? 50 प्रोडक्ट बन गया और 50 रिएक्टेंट बच गया, कितना हुआ टोटल? 100। इनिशियल कितना लिया था? 100। तो केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या डेफिनेट कंपोजिशन, ये कहता है
कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय मास इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. आप वाटर कहीं से ले आए, नदी का, नाले का, तालाब का, समुद्र का, मेरे घर का, आपके घर का, इसके देश का, उसके देश का, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिलेगा? 2:16 बाय मास. CO2 रेस्पिरेशन से आई, कंबशन से आई, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से आई, हर जगह कार्बन और ऑक्सीजन का एलिमेंट का रेशियो 12:32. और ये क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 नेचुरल लिया था और मैन मेड लिया था. किसने? प्राउस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था नेचुरल में और सिंथेटिक में दोनों में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आती है. यानी आप कंपाउंड कहीं से ले आए तो उसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा? बाय मास सेम रहता है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, या ये बोल दो इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन different masses of one element which combine with fixed mass of other element will bear a simple ratio of whole numbers. बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आया? इधर समझो. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने ले लिया. हाइड्रोजन का मास कर दो फिक्स 2 मास को एक बार ऑक्सीजन के 16 मास से रिएक्ट कराओ, फिर 32 मास से रिएक्ट कराओ. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्शन करके H2O एंड H2O2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है और इसके डिफरेंट मासेस का रेशियो क्या आ रहा है? सिंपल होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई डाउट है क्या? वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का मास फिक्स किया 12, ऑक्सीजन के डिफरेंट मास 16, 32 लिया तो CO और CO2 बना और इसके डिफरेंट मासेस का रेशियो होल नंबर आ रहा है. ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख लो, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. 28 लिया नाइट्रोजन का फिक्स मास, ऑक्सीजन का 16 लिया तो N2O बना, 32 लिया तो 2 मोल बने NO के, 48 लिया तो N2O3 बना, 64 लिया तो N2O4 बना, 80 लिया तो N2O5 बना. तो डिफरेंट मासेस क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनका डिफरेंट मासेस का रेशियो होल नंबर आ रहा है. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? पहला फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये 2 एलिमेंट के लिए वैलिड है. जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 3 आ गए, फेल हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ, डिफरेंट के साथ नहीं, एलिमेंट सेम रखने, कंपाउंड डिफरेंट बनेंगे. SN ऑक्सीजन के साथ, SN ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पे देखो SN का एक एटम, SN का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो डिफरेंट मासेस हो गए ऑक्सीजन के 1:2 के रेशियो में. यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, ऑक्सीजन सेम है, 2 सोडियम पोटेशियम अलग एलिमेंट हो गए. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? एक चीज सीख लो, अगर 2 एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, कोई भी 2 एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं आपस में कंबाइन करके, तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे. ये फॉलो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा. K2MnO4 फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट आ गए. नेक्स्ट, लॉ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ, अच्छा किसने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? डाल्टन ने. गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये क्या कहते हैं? जब गैसेस आपस में कंबाइन करती है या रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस आपस में कंबाइन करती है या रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है तो किसके रेशियो में करती है? सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. जैसे N2 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म NH3, तो आप ऐसे बोलते हो ना 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया. तो वही रेशियो किसका आएगा? वॉल्यूम का, क्योंकि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो आप बोलोगे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. हो जाएगा. इधर ये H2 का 100 ml O2 के 50 ml के साथ रिएक्शन करके वाटर वेपर बना रहा, कितने 100, 1:1 आया कि नहीं आया रेशियो? ठीक, वही मोल्स वाला रेशियो आता है. नेक्स्ट, अवोगाद्रो लॉ, ये कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. मोल्स क्या होता है? N/Na, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. ठीक. एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, हीलियम का 1, H2 का 2, O2 का 2, CO2 का 3, SO2 का 3, SO3 का 4, CH4 का 5. रिलेटिव डेंसिटी ये नहीं पढ़ना है. रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू अदर गैस. अगर किसी अदर गैस जो आपने ली है, नीचे जो ली है, वो अगर हाइड्रोजन ले ली, देन इट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी. ये पूरा डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2.
फिर 3 लॉलीपॉप क्वेश्चन कराए थे, ये कोई काम के नहीं है भाई। वेपर डेंसिटी दे दी 14, गैस कौन सी हो सकती है 14, वेपर डेंसिटी 28 ग्राम होगा, CO भी हो सकती है, N2 भी हो सकती है। इसमें आपको दे दिया डेंसिटी दे दी गैस की, हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी दे दिया, पूछ रहा कौन सी गैस होगी, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर लो, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कितना आ गया 40, तो इट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2, तो m इक्वल टू 80 आ गया। अब ये बोल रहा है वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीथेन 4 है, तो बताओ कौन सी गैस है। तो जब आप वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ले रहे थे, m/2 कर रहे थे, तो अब मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन रखोगे, m/16 इज इक्वल टू 4, कितना आया m64, SO2 का होता है। नेक्स्ट परसेंट कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंट कंपोजिशन, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड गुना में 100 कर लोगे, तो ये फाइंड आउट करना सिखा रखा है, बच्चों वाले काम है। मान लीजिए आपको यूरिया में फाइंड आउट करना है, यूरिया का टोटल मास होता है 60%, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 2 एटम होते हैं, 28/60 into 100%, हाइड्रोजन 4/60 into 100%, कार्बन 12/60 into 100, कर लोगे ना ऐसे। नेक्स्ट, if 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन देन फाइंड इट्स मिनिमम मोलिकुलर वेट। इसका मतलब क्या है, मिनिमम मोलिकुलर वेट के लिए कम से कम एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा, एक एटम को 32 मास होगा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इक्वल टू 3.4, कितना आया 942, कर लोगे। नेक्स्ट, मोलिकुलर वेट ऑफ कैफीन दे रखा है 194, 28.9%, उसमें नाइट्रोजन है, बता रहा है कि पूछ रहा नाइट्रोजन के एटम्स कितने परसेंट होंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 194 इंटू 100, कितना परसेंट है 28.9, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया कितना है 56, यानी नाइट्रोजन के कितने एटम है 4। मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। जैसे ये देखो C2H6 है, इंपेरिकल फॉर्मूला इसका सिंपलेस्ट रेशियो CH3, C2H4 का CH2, C4H2 का, C4H8 का CH2, C6H6 का CH, ग्लूकोज का CH2, एसिटिक एसिड का भी CH2। अब आपको क्या दिया रहता है, अच्छा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n कैसे आएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आपको कंपाउंड्स की कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज दी होगी, सबसे पहले क्या करना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके जाना, दैट विल गिव इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7% कार्बन, फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 42, कार्बन है हाइड्रोजन, 85.7 को 12 से डिवाइड कर दो, बाकी हाइड्रोजन को 14.3 है 1 से डिवाइड कर दिया, कितना रेशियो आया 1:2। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला CH2, वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट आ गया 84, तो उससे आ गया n से मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला, C6H12 मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। सेम ये है, इसमें 20% कार्बन है, वेपर डेंसिटी कितनी, हाइड्रोजन है 20%, 80% कार्बन हो जाएगा, वेपर डेंसिटी 15 है। सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर दोगे। कंपाउंड देखा जिसमें 50% A और B है, 50% है दोनों, A का मास 30 है, एटॉमिक मास B का 40 है, बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला, A 50 B 50, दोनों को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये X और Y दे दिया 40 और 60%, X का एटॉमिक वेट है 30 और Y का 20, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक। ये ऑक्साइड है सल्फर का जिसमें 50% ऑक्सीजन है, 50% ऑक्सीजन तो सल्फर भी 50%, दोनों के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1:2, यानी SO2 है। ऐसे ही ये है मेटल ऑक्साइड, 40% ऑक्सीजन है तो 60% मेटल होगी, तो 1:1 आ गया MO। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 ऑक्साइड है सल्फर के, उसमें ना ऑक्सीजन एक में तो 50% है, एक में 60% है, बोल रहा है दोनों कंपाउंड, दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो मास 1 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो कितना आएगा। देखो यहां पे इनका रेशियो आया SO2 आ जाएगा, ये पीछे आपने किया 50-50, इसका एटॉमिक मास 16 से डिवाइड किया, सल्फर का 32 से डिवाइड किया, SO2 आ गया। सल्फर 40 होगा, ये 60 है, तो दोनों का एटॉमिक मास, इसका 32 इसका 16 से डिवाइड किया, रेशियो 1:3, SO3 आ गया। अब देखो SO2 में 32 ग्राम सल्फर है जो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, 1 ग्राम सल्फर 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, इसमें तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम सल्फर। इधर देखो 32 ग्राम सल्फर 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम सल्फर 48/32 यानी 3/2 ग्राम सल्फर के साथ, तो 1:3/2 आ गया ना, 1 ग्राम सल्फर दोनों में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो, तो 2:3 कर दोगे। यहां दे रखा है 4 ग्राम कैल्शियम है, कंपाउंड में 6 × 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन, 4.8 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है। भाई सीधी सी बात है, जो आप पीछे लगा रहे हो ना, ये रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, एक टाइप से आप एटॉमिक मास से डिवाइड करके सिंपल क्या फाइंड आउट कर रहे हो,
नंबर ऑफ मोल एटम्स 100 ग्राम में। तो यहां पे अगर आपको ग्राम और एटम दे रखे तो मोल एटम फाइंड आउट करो। 4/40 एन से डिवाइड किया, 4.8 को 16 से डिवाइड किया, मोल एटम का रेशियो आ गया 1:1:3 कैल्शियम कार्बोनेट। एक ये लॉलीपॉप क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है, मोलिकुलर मास दे रखा है, और पता क्या पूछ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। कार्बन का मास से डिवाइड करो, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, क्लोरीन के एटॉमिक मास से, रेशियो आ गया 1:2:1 CH2Cl एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल मोलिकुलर मास है 98.96, उसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, N2 आ गया तो C2H4Cl2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है। सोलवेंट का कंपोनेंट हमेशा एक होगा, बाकी सोल्यूट का एक या एक से ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो एक सोल्यूट का एक सोलवेंट का, 3 है तो 2 सोल्यूट के एक सोलवेंट का। अगर सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है तो 3 सोल्यूट के एक सोलवेंट का। अच्छा, सोलवेंट कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे? जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको ना 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, तो इसमें सबके मोल फाइंड आउट किए, शुगर का 1, ग्लूकोज का 1 और वाटर का 5 मोल। तो जिसके मोल्स ज्यादा वो सोलवेंट कहलाएगा। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन वही होती है जो नेचर ऑफ सोलवेंट होती है। अगर सोलवेंट गैसियस है, सॉल्यूशन भी गैसियस। अगर आपका सोलवेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, और सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। तो ये देखो, ये सॉलिड, सोलवेंट और सॉल्यूशन, मैं इसके एग्जांपल करा रहा हूं। पहले मैं बोलूंगा सोल्यूट, फिर मैं बोलूंगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, सॉरी सोलवेंट का, और फिर सॉल्यूशन का, देन एग्जांपल। बार बार नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले गैस प्लस गैस, कैसा सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस। एग्जांपल बताओ, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, लिक्विड प्लस गैस, गैस बनेगा ह्यूमिड एयर। नेक्स्ट, सॉलिड प्लस गैस, गैस बनेगा, एग्जांपल स्मोक हो गया, कैंफर इन नाइट्रोजन गैस हो गया, और आयोडीन इन गैसियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, एग्जांपल CO2 इन वाटर, या O2 इन वाटर बॉडीज, है ना, वाटर में कहीं भी O2 वाटर में होता है ना मिक्स। लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड बनेगा वाटर प्लस एल्कोहल। सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। गैस प्लस सॉलिड, सॉलिड बनेगा, एग्जांपल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, है ना, मेटल सरफेस। लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा सोडियम मरकरी अमलगम, जेली एटसेट्रा। नेक्स्ट, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड बनेगा, एग्जांपल एलोएज। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, कंसंट्रेशन टर्म से, ये कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे आज, हमने पहली 3 पढ़ी है। कौन सी? मोलरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या मोलर। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया 3.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 3.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया 100 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब है 100 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझे अनसमझे? नेक्स्ट, 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 500 ml में, इसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 0.25 मोलर 400 ml सॉल्यूशन। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया, मोल्स आ गया, मास मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 × 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। मोल्स फाइंड आउट कर दोगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर कर देना। 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो 1 लीटर वाटर क्या है? सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं है। तो कैसे करेंगे? 120 ग्राम यूरिया, उसके 2 मोल आ गए, तो फिर यहाँ पे ये सॉल्यूशन की, सोलवेंट की वॉल्यूम दी है 1 लीटर, यानी 1000 ml सोलवेंट हो गया। डेंसिटी ऑफ सोलवेंट कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी भी है, तो मास ऑफ वाटर आ गया, सोलवेंट का मास आ गया, सोल्यूट का मास कितना? 120 ग्राम, तो दोनों का ऐड कर दो, किसका मास आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास बाय डेंसिटी कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना वॉल्यूम इन लीटर को। नेक्स्ट, डाइल्यूशन लो, ये क्या कहता है? डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यानी m × v कांस्टेंट, तो m1v1 = m2v2 लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स मोलरिटी व्हेन इट इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स। पहले m1 फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूले से, v1 0.5 लीटर है, m2 फाइंड आउट करना, v2 कितना होगा?
अप टू 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, यानी जितनी वॉल्यूम थी उसका 10 गुना कर दिया, तो 0.5 का 10 गुना 5 लीटर हो जाएगा। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दो, M2 आ जाएगा 0.1 मोलर। नेक्स्ट 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी व्हेन इट इज डाइल्यूटेड अप टू 10 लीटर। 2 लीटर था, इस बार डाइल्यूटेड अप टू 10 लीटर, यानी इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी कर दी, 10 लीटर। फिर वही M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दो। नेक्स्ट इसके बाद 3 into 10 के बाद 23 molecule of urea is present in 500 ml solution, then find volume of water to be added so that its concentration become 0.1 molar। सेम क्वेश्चन है, मोल्स फाइंड आउट करना, M1V1 M1 आ जाएगा, V1 आपको दिया है, M1V1 इक्वल टू M2V2 करना, वॉल्यूम जो आएगी वो टोटल वॉल्यूम आएगी, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम 0.5 तो पहले ही थी, टोटल वॉल्यूम V2 आई 5 लीटर, यानी इसमें कितना वाटर ऐड कर दिया 4.5, कर लोगे। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो, इसका वॉल्यूम M1 कंसंट्रेशन V1 वॉल्यूम, M2 कंसंट्रेशन V2 वॉल्यूम, तो क्या करोगे, इसमें N1 मोल्स है, इसमें N2 मोल्स है, तो टोटल इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो N1 प्लस N2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, तो N1 कितना M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है M1V1 M2V2, फॉर्मूला लगा दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऐड कर दी 2 मोलर और 3.5 मोलर की, तो दोनों का क्या M1V1 प्लस M2V2, 1-1 लीटर मान लो दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू बी मिक्स टू गेट 3.5 मोलर 4 लीटर सॉल्यूशन। इसका x मान लो, इसका 4 - x हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाओ, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.5 मोलर, x की वैल्यू आ गई 1, x 1 है तो इसका 3 लीटर होगा, तो 1:3 आ गया। एक क्वेश्चन करा रखा है M1V1 दे रखा है, M2V2 दे रखा है, साथ में वाटर ऐड कर दिया, तो नीचे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वाटर की ओर ऐड कर देना, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मेलिटी पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट मोलरिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक। मोलरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यूनिट मोल पर kg या मोलल। 0.25 मोलल NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 0.25 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यूरिया का मास दे रखा है, मोल्स फाइंड आउट करना, वेट ऑफ वाटर दे रखा है, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, केजी में बदल के पुट कर देना। 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन, 5 मोल्स है तो मोल्स आ गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 2 kg मत रखना, वो सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूशन का टोटल कितना है 2000, और NaOH कितना है सॉल्यूट का 200 ग्राम, वो 200 ग्राम हटा दो 1.8 kg आ जाएगा, ठीक। तो ये आप पुट कर देना। नेक्स्ट 3 into 10 के पावर 22 molecules of glucose is present in 200 ग्राम सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन का वेट दे दिया, तो पहले यहां से मोलिक्यूल्स फाइंड आउट, मोल्स फाइंड आउट करना, फिर मोल्स का मास 9 ग्राम आ गया, तो 200 में से 9 गया 191, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स थे 0.05 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैज, मोलरिटी दे रखी है, मोल्स दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया कितना 0.5 kg, दैट इज 500 ग्राम सॉल्वेंट। 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वॉल्यूम दे दिया, हुज डेंसिटी इज 1.12 ग्राम, फाइंड मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए मोल्स आ गया 1, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर आप वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, केजी में पुट करके यहां रख दे, केजी में कन्वर्ट करके यहां पुट कर देना, ठीक। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml, देन इट्स मोलरिटी इज, देखो 18 मोलर का मतलब क्या है, 18 मोल्स ऑफ H2SO4, अच्छा क्वेश्चन है सुन लो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैं बता दूं एग्जामिनर बहुत समझदार है, जो कोचिंग वाले फॉर्मूला रटवा रहे हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट 2025 में फिजिक्स में क्या हालत हुई, फॉर्मूला रटने वाले फेल हो गए, इस बार फिजिक्स में एक कंडीशन होने वाली है, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। इस क्वेश्चन में क्या है, 18 मोलर H2SO4 का मतलब है 18 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पूछा आपसे क्या है मोलरिटी, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो मोल्स कितने आ गए 18, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और सॉल्यूशन हमने लिख दिया 18 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर, तो 1000 ml हो गया, डेंसिटी आपके पास है, तो क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन से माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो, सॉल्यूट का वेट कैसे आएगा 18 मोल्स इनटू 98 ग्राम होता है H2SO4 का मोलर मास, तो 36 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे 18 डिवाइड बाय 0.036 kg, 500 मोलर आ जाएगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है,
नीट में आ सकता है एज इट इज, कर लेंगे पक्का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसा ही क्वेश्चन है, 3 मोलर का मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1.25, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 ग्राम, वहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया, तो यहाँ पे मोल्स कितने थे 3 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आंसर आ गया 2.79 मोलर। ये क्वेश्चन एज इट इज नीट 2026 में आ सकता है, क्योंकि जेईई मेन 2025 में ऑलरेडी आ चुका है। क्या पूछा था, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl, यहाँ पे NaCl था, सॉरी NaCl की बजाय उसने क्या लिख दिया था, NaOH लिख दिया था, ठीक, इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी, उस केस में 2.65 आ जाएगा, ठीक, कर लेंगे भाई सोल्व। ये क्वेश्चन है नीट 2023 में री एग्जाम में आया था, डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर ml, देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 1 मोलर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, साथ में डेंसिटी दे दी, आपके पास सोल्यूट का मोल आ गया 1, मोलरिटी बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से 1 मोल का मास कितना है 85 ग्राम, 1 मोल सॉल्यूट का, वो माइनस किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया, ठीक, ये आ गया, तो 1 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर दो, मोलरिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन री नीट 2023 में आया है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में क्या था, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसकी डेंसिटी दे रखी थी 1.25 ग्राम पर ml, और जेईई मेंस में क्या आया था, 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन दे दिया, डेंसिटी सेम रखी, मोलरिटी पूछी थी, तो एनसीईआरटी की वैल्यू चेंज कर रहा है बस एग्जाम में, समझे, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 1.2 ग्राम पर ml, देन फाइंड इट्स मोलरिटी। इस बार मोलरिटी दी है, मोलरिटी पूछी है, कैसे करेंगे, 3 मोल का मतलब है 3 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलरिटी बताना है, तो मोल्स आ गए 3, तो मोलरिटी होती 3 मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, और 3 मोल का मास हो जाएगा 180 ग्राम, तो 1180 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी डिवाइड करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, डेंसिटी ऑफ 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.25 ग्राम पर ml, फाइंड इट्स मोलरिटी, तो 5 मोल प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, तो मोल्स आ गए 5, वॉल्यूम और लाओ, डेंसिटी आपके पास सॉल्यूशन की, मास ले आओ सॉल्यूशन का, कैसे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, और 5 मोल NaOH का मास 200 ग्राम, 1200 ग्राम हो गया, तो वेट बाई डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वहां वैल्यू पुट कर देना, मोलरिटी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है 1। अगर आपको एक से ज्यादा कंपोनेंट दे रखे, उसमें भी ऐसे ही करोगे, जैसे इसमें 3 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 1, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन कराया था, मिस्टेक कराई थी, 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 180 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन में, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास दे रखा है, मोल्स आ गए 0.5, 180 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, तो 180 में से 90 ग्लूकोज है, सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट यानी वाटर कितना बचा 90, तो वाटर के मोल्स आ जाएंगे 90/18, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दोगे। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, ये देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा, वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है, सॉल्यूट का 1 मोल है, सॉल्वेंट के कितने मोल है वाटर के 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1000/18 55.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 55.55, तो ये आ गया 0.017, ठीक, आंसर सेकंड, जेईई मेंस में आया, नीट में आ चुका है। फाइंड मोलरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हुज मोल फ्रैक्शन इज 0.25, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोलरिटी के लिए चाहिए आपको मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां आप लिखोगे यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.25, वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 - 0.25 कितना होगा 0.75, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कर दो, कितना आएगा 1/3,
और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है। तो मोल्स का रेशियो, यूरिया बाई वाटर का रेशियो आ गया 1/3, तो यूरिया का 1 मोल मान लो, वाटर के 3 मोल मान लो। मोललिटी कैसे आ जाएगी, मोल्स ऑफ यूरिया 1 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट, यानी वाटर का वेट किसमें, केजी में। 3 मोल का मास कितना है 54 ग्राम, केजी में पुट कर दो 1/0.05, 18.5 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट परसेंट कंपोजिशन, वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपको लिख दे 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना में 100। 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या होता है 10 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, अब ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम हमेशा ml में। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl है, इसका मतलब 5 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ये दो फॉर्मूले काम आएंगे आपके येलो में जो लिख रखे, ये एग्जाम में काम आते हैं। ठीक, फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब 10 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपके पास है, मोल्स फाइंड आउट कर दोगे, कितना 0.25 आ गया, डिवाइड बाय 0.1 लीटर वॉल्यूम है 2.5 मोलर। नेक्स्ट, फाइंड मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 6% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 6% लिख दिया, इसका मतलब 6% वेट बाय वेट, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ये मास से निकाले जाते हैं, मोल से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 6% वेट बाय वेट रहा है यहाँ पे। तो 6 ग्राम यूरिया इज इन 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, तो 6 ग्राम यूरिया में 0.1 मोल है, तो मोलरिटी के लिए 0.1 मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 100 ग्राम सॉल्यूशन का माइनस 6 ग्राम यूरिया कर दो 94 ग्राम, तो 0.094 केजी में पुट कर दिया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे ऐसे 94/18, मोल्स ऑफ यूरिया है, वाटर है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड मोलरिटी मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 12% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हुज डेंसिटी इज 1.2 ग्राम है पर ml। 12% वेट बाय वेट का मतलब क्या है 12 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोलरिटी और मोलरिटी सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट कर लोगे। अब बात करते हैं मोलरिटी की, मोल्स कितने आए 12 मोल्स, 12/60 0.2 मोल आ गए, 0.2 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.2 ग्राम, तो वेट डिवाइड बाय डेंसिटी कर दो, वॉल्यूम आ गया लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1/12 लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1/12 लीटर पुट कर दो 2.4 मोलर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 है, जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में आएगा, इसलिए डॉक्टर आपका नेम लिखवाया है। कैसे करेंगे, फाइंड मोलरिटी मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब क्या हुआ 20% वेट बाय वेट का मतलब होता है 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। KI का मास आ गया, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि 20 ग्राम तो KI है ना, 80 ग्राम आ गया, तो यहां से इसका मास केजी में कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी आ गया। आपके पास मोल्स ऑफ KI है, वाटर का मास है 18 से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे, तो उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.202, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास है, वॉल्यूम आ जाएगा वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम जो आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना। और KI के कितने मोल थे 0.12 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी में आ जाएगा। ये मोलरिटी में जो आंसर आ रहा ना, ये जेईई मेंस में आ चुका है, और ये भी आ चुका है एक बार मोलरिटी, नीट में एक बार भी नहीं आ सकता है, और आएगा ना, आधे बच्चे कैलकुलेशन से घबरा जाएंगे। और अच्छी बात है ये KI का मास भी नहीं देना चाहिए उसको, मोलर मास, फिर आएगा मजा, तो किसी को 166 याद ही नहीं आएगा। ठीक, ये फायदा है एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ 5 मोल NaOH सॉल्यूशन। 5 मोल का मतलब 5 मोल ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट, तो 5 मोल क्या है 200 ग्राम हो गया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 200, 1200 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंट 200 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। नेक्स्ट है फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। 0.1 मोलर यानी 0.1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 0.1 मोल का मतलब हो गया 4 ग्राम, तो 4 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में 1000 इनटू में 100, 0.4% आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। देखो ये HNO3 मैंने आपको दिया है बोतल
70% HNO3 है। इसका कितना मास चाहिए? 250 ml 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो मैं देख लूंगा ना ये जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो इसमें HNO3 कितना रिक्वायर्ड है। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स आया 0.25 सॉरी 0.5, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना प्योर HNO3 चाहिए? 31.5 ग्राम HNO3 आपको चाहिए है। अब आपको जो HNO3 मैंने दिया कितना है? 70%, यानी 100 ग्राम लेंगे तो 70 काम का है। तो 70 ग्राम HNO3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम सॉल्यूशन, 1 ग्राम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 by 70, 31.5 ग्राम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 by 70 into 31.5 हो जाएगा। नेक्स्ट, ppm पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक, इनटू 10 की पावर 6, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन ना। 10 ppm का मतलब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। 0.01 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 10 kg में। ppm में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास ग्राम में गुणा में 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये 0.0015 वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशन दे रखा है यूरिया का। ppm में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, इसका मतलब हो गया 0.0015 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुणा में 10 की पावर 6 आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन। 2.5 into 10 की पावर -4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, ppm में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हो गया 2.5 into 10 की पावर -4 मोल ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 2.5 into 10 की पावर -4 मोल का मास आया 0.01 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम, उसमें ऐड कर दो 0.01 सॉल्यूट का, क्या 1000 ग्राम ही मान लो ना सीधा सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू में 100 कर लोगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन? 2 मोलर NaOH, 10% वेट बाय वेट NaOH, 5 मोलर NaOH, 10 ppm। 10 ppm तो सबसे कम होगी, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन चीज की होती है उसके लिए ppm यूज करते हैं वैसे भी। तो इनको सबको ppm में कन्वर्ट कर दो। 10% वेट बाय वेट को कर सकते हो, सीखा आपने। और वैसे ही मोलरिटी दे रखी है, ये डेंसिटी दे रखी है, कर लोगे। 5 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस 5 मोल ऑफ NaOH कितना? 200 ग्राम, 200 ग्राम माइनस कर दिया 1000 ग्राम, यानी 1 kg सॉल्वेंट आ गया। मोल्स कितने हैं? 5 डिवाइड बाय 1 मोल, 1 वेट 1 kg सॉल्वेंट का वेट है, तो 5 मोलल आ गया। तो ये 5 मोलल, ये 10% वेट बाय वेट है, 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोल्स आ गए NaOH के 0.25, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रह जाएगा? 100 - 10 90 ग्राम, तो मोलरिटी 0.25 मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 25 बटा 2 यानी 2.77 आ गया। सबसे ज्यादा इसका आएगा, कर लेंगे ऐसे। करें स्टार्ट। नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, या n इंटू n फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर मोलरिटी दी है तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा? ये क्या कहता है? कोई भी रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, उसके रिएक्टेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट इक्वल हो सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिख दी, ए बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है, मुझे नहीं पता बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। नेक्स्ट आपका आता है एन फैक्टर। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? कोई एसिड जितने H+ देगा वही उसका एन फैक्टर है, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? उसका एन फैक्टर है, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। HCl का 1, HNO3 का 1, H2SO4 का 2, H2CO3 का 2, H3PO3 3, क्योंकि इसके पास 3 रिप्लेसेबल H+ है। H3PO2 2 1, H3PO2 बोला मैंने, H3PO3 2, कर लोगे। बेस का नंबर ऑफ OH- आयन कितने देगा? ठीक, NaOH का 1, BaOH का 2, AlOH थ्राइस का 3। कोई भी आयन है, टोटल चार्ज ऑन आयन, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, जैसे H+ का 1, Na+ का 1, Mg2+ का 2, एल्यूमिनियम 3+ का 3, और एनायन का जितना उसमें चार्ज है, OH- का 1, Cl- का 1, सल्फेट आयन का 2, कार्बोनेट का 2, फॉस्फेट का 3, कर लेंगे। नेक्स्ट, सोल्ट का टोटल चार्ज ऑन कैटायन देख लो, या टोटल चार्ज ऑन एनायन जो है वही उसका एन फैक्टर है। जैसे NaCl में 1, MgCl2 में 2, MgSO4 में 2, Al2SO4 थ्राइस में 2, एल्यूमिनियम में +3 के, तो कितना हो गया? 6। अब इसमें देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, इसमें क्या लिखा जाएगा भाई? आप क्या लिखोगे बोलो? 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम +2 चार्ज, 2 एल्यूमिनियम 3+ है, +6, उनका टोटल कितना होगा? 8 आ जाएगा।
एन फैक्टर इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, वही उसका एन फैक्टर है। इंपॉर्टेंट, KMnO4 का याद रखना, KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाएगा, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5, तो इक्विवेलेंट वेट m/5। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट m/3। बेसिक मीडियम में KMnO4 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट आ जाएगा। K2Cr27 एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका एन फैक्टर 6 होता है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1 आएगा। अगर हाइड्रोजन एटम है, H+ में जा रहा है या 1 इलेक्ट्रॉन लेके H- में जा रहा है, इसका एन फैक्टर 1 आएगा ना हाइड्रोजन एटम का, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 1/1। अगर H2 लिख दिया तो H2 या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2H+ में जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2H में जाएगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए या गेन किया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, H2 का 2 होता है 2/2 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखो, अगर आप सिंगल हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, H है, H+ है या H-, उसका एन फैक्टर 1 और H2 का एन फैक्टर 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्लोराइड्स, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl- में जाता है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट 35.5 डिवाइड बाय 1। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स में, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में O2- में होता है, ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे। एक ऑक्सीजन का एटम का इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट होता है 16/2, 8 आ गया। कोई बच्चा बोले नहीं सर O2 लिखूंगा मैं, तो O2 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2O2- में जाएगा, तो 32/4 8। तो हमेशा याद रखो ऑक्साइड्स में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 8। तो एक तो ये याद करना आपको, ये पॉइंट, ठीक, और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे बस। पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट इसमें ना O2 2- में होता है, तो 32/2 करोगे। सुपर ऑक्साइड में O2- में होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है 32/1। तो ये करने की जरूरत है, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड। असर्शन रीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज सेम, सेम नहीं होता। आपने देखा ना KMnO4 के अलग अलग आई, इक्विवेलेंट वेट डिपेंड अपॉन एन फैक्टर, सही बात है। असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन फॉलोइंग, अरे भाई इक्विवेलेंट के फॉर्मूले लगाने हैं। इधर नॉर्मलिटी पूछ रहा है, मोलरिटी दी है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मास दिया है तो मास को क्या करो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बना लो n इंटू एन फैक्टर करके, और फिर नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, कर लोगे ऐसे। मोलरिटी पूछा है, नॉर्मलिटी दिया है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, हो जाएगा। इसके बाद डाइल्यूशन लो, जैसे M1V1 इक्वल टू M2V2 करते हैं, वैसे ही N1V1 इक्वल टू N2V2। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मोलरिटी आती है M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, वैसे ही नॉर्मलिटी आएगी N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। लेकिन इसमें ध्यान रखना सेम सॉल्यूशन लेते हैं मिक्सर में, क्यों, क्योंकि अगर एसिड और बेस ले लिया ना, वो तो रिएक्ट कर जाएंगे, वो तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा, है ना। तो या तो एसिड एसिड का मिक्सर लो या बेस बेस का, एसिड बेस का नहीं लेना, वो आयनिक में सीखेंगे। नेक्स्ट, 0.45 ग्राम बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml, 0.2 नॉर्मल एसिड, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। देखो एसिड बेस ने रिएक्शन की है, तो बेस और एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल हो सकते हैं। बेस का आपको वेट दिया तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एसिड का आपको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया तो NV, N इंटू V वाला फॉर्मूला, तो यह 0.45 डिवाइड बाई E, और ये कितना 0.2 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम 0.1, तो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 0.45 ग्राम ऑफ एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml, 0.5 नॉर्मल बेस देन बेसिसिटी ऑफ एसिड, दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। एसिड का N इंटू N फैक्टर लगा दो, बेस का नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लगा दो, क्योंकि नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो इसका N फैक्टर 0.45 डिवाइड बाई 90, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू N फैक्टर फाइंड आउट करना है, और उसकी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल देगा 24, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन 12 ग्राम मेटल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड। ये बोल रहा है, देखो मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे दिया और वेट भी दे दिया, और H2 गैस की वॉल्यूम पूछ रहा है, तो H2 गैस के मोल्स बता दो। जब मेटल ने और एसिड ने रिएक्ट करके H2 गैस बनाई है, तो मेटल रिएक्टेंट के और H2 गैस यानी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट इक्वल हो सकते हैं, तो इसका आएगा वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, जो कि आपको गिवन है, और इसका N इंटू N फैक्टर। हाइड्रोजन गैस का N फैक्टर कितना होता है 2, हाइड्रोजन गैस H2 का N फैक्टर 2, अकेले हाइड्रोजन एटम का 1, ठीक, कर लोगे, 1/4 मोल आ गया, 5.6 लीटर हो जाएगा। 2.4 ग्राम metal displaces 1.12 liter gas from acid at STP, then find equivalent weight of metal is। metal acid react करके H2 गैस बना रहा है, number of equivalent of metal equal to number of equivalent of H2 कर दोगे, इसका weight by equivalent weight, weight दिया equivalent weight find out करना है।
उसकी वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी पे, n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 22.4 से डिवाइड करके, n फैक्टर H2 का 2 होता है, इक्विवेलेंट वेट आ गया। नेक्स्ट 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.04 ग्राम हाइड्रोजन, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, भाई इसका वेट 0.84 है, इसमें हाइड्रोजन 0.04 है, मेटल कितना होगा 0.80, तो क्या करोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 कर दो, इसका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कर दिया, इसका n into n फैक्टर कर दो, मास है हाइड्रोजन का डिवाइड बाय मोलर मास 2 into n फैक्टर 2 आ जाएगा आंसर। ठीक, x ग्राम ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव y ग्राम ऑफ ऑक्साइड, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड y ग्राम है और एलिमेंट x ग्राम है, ऑक्सीजन कितना y - x, तो एलिमेंट का ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट हो गया, x है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना है y - x, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सॉरी इक्विवेलेंट वेट 8, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट कंटेन 32% ऑक्सीजन, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन अगर उसमें 32 ग्राम है तो एलिमेंट कितना होगा 68 ग्राम, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो ऑक्सीजन और एलिमेंट के, तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इधर भी वही करना है, इसका 68 मास है, इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, इसका 32 है और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का होता है 8 ऑक्साइड में, तो आंसर आ गया E = 17। Equivalent weight of metal is 4 and vapor density of its chloride is 59.25, then valency of metal is, valency यानी n फैक्टर बताना है, आपने MClX टाइप मान लिया मेटल क्लोराइड, इसका वेट कितना हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी 118.5 आ गया, इसका n फैक्टर कितना है मेटल का, x है MClX में, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय x यानी n फैक्टर इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो m = 4x आ गया, तो इसमें मेटल कितना है 4x और क्लोरीन का मास कितना है, एक होता 35.5, तो x क्लोरीन एटम में इनटू में x कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू मोलिकुलर वेट पुट कर दो, x = 3 आ गया, कर लेंगे। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, भाई जहां पे वॉल्यूम आएगी ना कंसंट्रेशन टर्म में वही टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, बताओ मोलरिटी चेंज होगा, होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता ना, नॉर्मलिटी वो भी मोल्स बाय इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होता है, वो भी चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम आ गया, मोलरिटी में वॉल्यूम नहीं आता, मोल फ्रैक्शन में नहीं आता, वेट बाय वेट परसेंट में नहीं आता, तो तीनों टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट चेंज होगा, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में है वो भी चेंज हो जाएगा, बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, मोलरिटी, आंसर 4। असर्शन, मोलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सही है क्योंकि उसमें मोल्स और वेट आता है, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होना चाहिए था, तो रीजन रॉन्ग हो गया, कर लेंगे भाई। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, इसका मतलब है जब हम 1 लीटर H2O2 को STP पे डिकम्पोज करते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का मिलेगा दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at STP by decomposition of 1 liter H2O2। मान लो X क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, इसका मतलब क्या हुआ, X liter O2 will be obtained at STP by decomposition of 1 liter H2O2, तो X लीटर O2 के STP में मोल्स कितने हो जाएंगे X by 22.4, तो इतने मोल्स O2 मिल गया आपको 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से, और रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, 2 मोल H2O2 on decomposition will give 2 मोल वाटर and 1 मोल O2, यानी 1 मोल O2 is obtained by decomposition of 2 मोल H2O2, X by 22.4 मोल of O2 is obtained by decomposition of 2 into x by 22.4 कर दोगे x by 11.2 आ गया, तो इतने मोल H2O2, और ये जो O2 मिला ना वो 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से मिला है, और 1 लीटर H2O2 का मतलब कितना मोल्स हो गए x by 22.4, x क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, अब रिलेशनशिप है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में, तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, तो x by 11.2 आ जाएगा मोलरिटी, उसको n फैक्टर यानी n फैक्टर होता है H2O2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो मोलरिटी को, क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी x by 5.6, नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो जो कि कितना होता है 34/2 17 होता है, तो क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इक्वल टू x by 5.6 इंटू 17 ग्राम पर लीटर। अब ये ग्राम पर लीटर में है, अगर इसको मैं ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर दूं वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा ग्राम पर ml, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया x by 5.6 into 17/10, ये क्वेश्चन फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2, फॉर्मूला है यार लगा दोगे। नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है, फॉर्मूला बेस है ये क्वेश्चन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बताना है, 10 वॉल्यूम H2O2 है
तो 10 वॉल्यूम H2O2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे x10 पुट करो और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3.03%। लेकिन ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने सिलेबस में अब नहीं है, फिर भी हमने रिवाइज कर लिया, बाई चांस अगर एग्जाम में भूला भटका पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में है, हाइड्रोजन चैप्टर में वो हट गया है। नेक्स्ट क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो पहली बैलेंस रिएक्शन है तो अच्छी बात है, अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करेंगे कैसे, इसके दो मेथड है। एटम कंजर्वेशन, पहले तो एटम से कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन लगाएंगे, लेफ्ट में जितने एटम राइट में नहीं होने चाहिए, ठीक। और चार्ज कंजर्वेशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन में काम आता है जहां पे चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री कहां काम आती है, जैसे आपने बैलेंस रिएक्शन लिख दी N2 + 3H2 इज गिविंग 2 NH3, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2 टू गिव 2 मोल NH3। या आप गैसियस रिएक्शन, अच्छा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स की टर्म में, 1 molecule ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 molecule ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 molecule ऑफ अमोनिया। या गैसियस रिएक्शन अगर है, गैसियस कंपाउंड्स को आप किसकी टर्म में बोल सकते हो, वॉल्यूम की टर्म में, जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। लेकिन कभी भी मास में नहीं बोलेंगे, यानी ऐसा नहीं बोल सकते 1 ग्राम N2 रिएक्ट विद 3 ग्राम H2 टू प्रोड्यूस 2 ग्राम अमोनिया, तो कभी भी ग्राम में बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा था, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ग्राम की टर्म में यानी मास में सोल्व नहीं करना, ऑलवेज सोल्व क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम है तो उसको मोल्स या गैसियस रिएक्शन उसको मोल्स या वॉल्यूम की टर्म में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अरे यार ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बताओ कितना अमोनिया बनेगा। भाई इनके मोल्स बनाए, 1 मोल 3 मोल, इसका कितना बनेगा 2 मोल, 2 मोल का मास और वॉल्यूम बता दो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 देन फाइंड इनिशियल मास ऑफ KClO3। KClO3 का डिकम्पोजिशन होता है MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बस ये याद कर देना, ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। मोल्स कितने बन रहे हैं O2 के, तो मोल्स आ गया 32 से मास को डिवाइड कर दिया 0.4 मोल। रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखो 3/2 मोल इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल KClO3, 1 मोल ऑब्टेन्ड बाय 2/3 मोल KClO3 और 0.4 मोल ऑब्टेन्ड बाय 2/3 into 0.4 मोल ऑफ KClO3, और KClO3 के 1 मोल का मास होता है 122.5 ग्राम। आंसर आ जाएगा। फाइंड मास ऑफ CO2 obtained at STP by complete decomposition of 400 ग्राम CaCO3 which is 80% प्योर। पहले प्योर CaCO3 देख ले, 400 ग्राम का 80 ग्राम कितना आ गया, 80%, 320 ग्राम आ गया, यानी 3.2 मोल ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा, तो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने देखा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल CO2, तो 3.2 मोल से कितना, 3.2 मोल से कितना मिलेगा 3.2 मोल, मास और वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड परसेंटेज इंप्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ 22 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 देख लो कितना आया, 0.5 मोल आया है। रिएक्शन आपने लिखी, 1 मोल CO2 का ऑब्टेन होता है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, 0.5 मोल मिलेगा 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन से, यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। अब प्योर कितना है 50 ग्राम है ना, टोटल सैंपल आपने कितना डिकम्पोज किया 200, लेकिन काम तो 50, काम का तो 50 ही था ना, तो 50 प्योर है, बाकी 150 क्या है इम्प्योर। परसेंटेज इंप्योरिटी क्या हो गई, इम्प्योर का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, 75%। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज कर दिया, ये रिएक्शन भी दे रखी है। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम का 20% 4 ग्राम, यानी 0.04 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल से 1 मोल मिलता CO2 का, 0.4 से कितना मिलेगा, अच्छा 0.04 आएगा ना यहाँ पे, ये 0.04 मोल आएगा ना, ये गलती कर रहा हूं मैं, ये तुमने बताई भी नहीं, ठीक। अब ठीक है, तो 1.76 ग्राम आ जाएगा। What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl according to the following reaction। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें HCl को न्यूट्रलाइज करना, कितना मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने MV करके, कितना 0.025 मोल। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट, और 0.025 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1/2 into 0.025, यानी 0.0125 मोल CaCO3। उसका मास बताओ कितना आया 1.25 ग्राम। लेकिन ये आंसर नहीं लगाना, 1.25 ग्राम प्योर CaCO3 चाहिए, लेकिन जो आपका सैंपल है ना वो 95% प्योर है, तो उसका अगर 100 ग्राम लेंगे ना तो 95 काम का है, तो 95 ग्राम प्योर CaCO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100 by 95,
और 1.25 ग्राम प्रेजेंट इज इन 100/95 मल्टीप्लाई बाई 1.25 यानी 1.32 ग्राम। नेक्स्ट कंबसन रिएक्शन, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट कंबसन करते हैं, कार्बन CO2 में जाएगा और हाइड्रोजन H2O में जाएगा। तो जब भी आप कंबसन रिएक्शन लिखे 4 स्टेप होते हैं, पहले राइट है कंबसन रिएक्शन, है ना, देन बैलेंस कार्बन एटम, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, फाइनली बैलेंस ऑक्सीजन एटम। जैसे CXHY है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, CO2 बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो सबसे पहले कार्बन रिएक्शन होगी, आपने लिख लिया रिएक्शन, पहले कार्बन एटम बैलेंस करो, इधर X इधर X CO2 हो जाएगा, उधर Y हाइड्रोजन तो इधर Y/2 H2O हो जाएगा, और इधर टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है 2X + Y/2, तो उधर कितना हो जाएगा X + Y/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक, ये बैलेंसिंग सिखाई थी कंबसन ऑफ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कंबसन करोगे, CO2 और वाटर बना, पहले रिएक्शन लिख दी, सबसे पहले कार्बन एटम बैलेंस किए, 6 कार्बन एटम आ गए, इधर ही बैलेंस करके दिखाता हूं, देखो 6 कार्बन एटम होने चाहिए, फिर हाइड्रोजन इधर 12, उधर भी 12 होने चाहिए, टोटल कितने हुए 6 दूनी 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन एटम राइट में है, इधर भी 18 होने चाहिए, 6 पहले ही है, 6 दूनी 12 ये रहे, हो जाएगा बैलेंसिंग, ऐसे कर लोगे, ये बैलेंसिंग सिखाइए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, फाइंड फॉर कंबसन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2। आपको क्या करना चाहिए, कंबसन रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बैलेंस कंबसन रिएक्शन लिखी, फिर उससे आप सोल्व कर लो। जैसे इथेनॉल का पहले मैंने मोल फाइंड आउट कर दिए, कंबसन रिएक्शन लिखी, कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2, तो यहाँ 5 मोल प्रोड्यूस करेंगे, 10 मोल CO2, मास वॉल्यूम बता दोगे। फिर यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल इथेनॉल, 3 मोल वाटर के, और 5 मोल प्रोड्यूस करेगा 15 मोल वाटर के, तो 15 × 18 मास आ गया। लेकिन यहाँ पे STP पे वाटर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनेगा तो आप उसका डेंसिटी सोल्व करोगे, जितना मास आया है 1 ग्राम का मास 1 ml वॉल्यूम होता है, ठीक, 1 ग्राम मास का वॉल्यूम 1 ml होता है, तो 15 × 18 ml वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही 1 मोल इथेनॉल से 3 मोल O2 बना, 3 मोल O2 रिक्वायर्ड है, 5 मोल को 15 मोल चाहिए, वॉल्यूम मास बता दोगे। नेक्स्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.6 kg कार्बन एट STP, 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए कार्बन के 50, 1 मोल को चाहिए 1 मोल O2, 50 मोल को चाहिए 50 मोल O2, तो 50 मोल का वॉल्यूम बता दोगे, इतना लीटर O2। लेकिन O2 देखो, एयर का वॉल्यूम पूछा है, 20 लीटर O2 प्रेजेंट है इन 100 लीटर एयर, और 1 लीटर प्रेजेंट है 100/20 लीटर एयर, और 1120 प्रेजेंट है 100/20 × 1120 लीटर एयर। बोलो कोई डाउट है क्या? ये फॉर द कंबसन, कंप्लीट कंबसन ऑफ रिएक्शन 10 लीटर ये प्रोपाइन है, STP पे वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है, प्रोपाइन का कंबसन रिएक्शन लिखी आपने, लिख दोगे बैलेंस करके, तो इसको लिखा, इसमें देखा 1 लीटर प्रोपाइन रिक्वायर्ड 4 लीटर O2, तो 10 लीटर कितना O2 चाहिए 40 लीटर, लेकिन उसने वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, तो आप देखो 20 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर एयर, 1 लीटर प्रेजेंट है 5 लीटर एयर में, और 40 लीटर प्रेजेंट है 200 लीटर एयर में। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 18.8 ग्राम फिनोल, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ H2 एंड CO2 ऑब्टेन्ड एट STP। ये फिनोल है, फिनोल का मास 94 होता है, तो 2.2 मोल बनेगा इसके, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल वाटर अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, और यहाँ पे वाटर वेपर्स बन रहा है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 0.2 मोल से 0.6 मोल वाटर वेपर्स, तो इसका मास करोगे 18 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम 22.4 लीटर से STP पे, क्योंकि वाटर वेपर्स की वॉल्यूम पूछ रहा है। ऐसे ही CO2 का कर लोगे। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ इथेन टू प्रोड्यूस 180 ml वाटर एट STP। वाटर मिल रहा है STP पे, क्या होगा लिक्विड, तो वाटर लिक्विड है, 180 ml का मास 180 ग्राम यानी 10 मोल, तो आप ये रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस रिएक्शन लिखी, तो इससे आप समझ गए 2 मोल वाटर बन रहा है 3 मोल O2 के साथ कंबसन से, 1 मोल वाटर बन रहा है 3/2 मोल O2 से, और 10 मोल बनेगा 15 मोल O2 से, और उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। कर लोगे? ये था आज का लेक्चर। आप NCERT में आज कुछ मत पढ़ो, आज मत पढ़ो, कल पढ़ लेना एक साथ। आज सिर्फ आप 7th लेक्चर के क्वेश्चन कर देना और नोट्स के क्वेश्चन कर देना, ठीक है भाई? इतना काफी आज के लिए, थैंक यू। 500 ml of gaseous hydrocarbon react with excess of air to produce 2.5 liter of CO2 and 3 liter water vapors at same condition, then formula of hydrocarbon is। भाई देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन आपको लिखनी आती है, CXHY की X CO2 बनेगा, Y/2 H2 बनेगा, X + Y/4 O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब देखो, ये 0.5 लीटर दिया, ये 2.5 लीटर, ये 3 लीटर। अगर आप वॉल्यूम का रेशियो बना लो, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 0.5 से डिवाइड कर दिया। 0.5 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है ना, तो यहाँ 1 बनाने के लिए पूरी 0.5 से डिवाइड कर दिया, 1:5:6 आ गया ना। तो जो स्टोइकियोमेट्री रेशियो आपका वॉल्यूम में आता है, जो रेशियो वॉल्यूम में आ रहा है, वही किसमें होता है? गैसियस रिएक्शन के लिए मोल्स का होता है, और मोल्स का जो रेशियो होता है वही तो स्टोइकियोमेट्री होती है। तो अब इस रिएक्शन के लिए आप क्या बोलोगे? इसका 1 मोल
कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है CO2 के X, और इसका 1 मोल वाटर के Y/2। और इस रेशो से आपने क्या सीखा, इसका 1 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम CO2 का और 6 वॉल्यूम वाटर वेपर्स का, या यूं बोल दो इसका 1 मोल 5 मोल किसका, CO2 का, और 6 मोल वाटर आप प्रोड्यूस कर रहा है। तो X = 5, Y/2 = 6, यानी क्या आ गया, Y = 12 आ गया, तो C5H12। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, 4 लीटर गैसीय हाइड्रोकार्बन 16 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 12 लीटर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्मूला बताना है। पहले आपने ये लिखा रिएक्शन, अब देखो ये 4 लीटर, ये 16 लीटर, ये 12 लीटर, इनका ना सिंपलेस्ट रेशो लेके आए 1:4:3। तो इसका 1 है ना स्टोइकियोमेट्री, तो अब देखो इसका 1 मोल कितना मोल दे रहा है CO2 का, सॉरी इसके X + Y/4 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और X मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये 1:1, ये 1 से 1 मैच कर रहा है, ये 4 क्या है, 4 मतलब X + Y/4 = 4, और X = 3 हो जाएगा। कंपेयर कर लिया ना, अरे कंपेयर करेंगे ना इन दोनों को, ठीक। तो क्या आ गया, यहां से X3Y4 आ गया, C3H4। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, 3 लीटर मिक्सर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ CO2, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन इन मिक्सर। ये आपका प्रोपेन, ये ब्यूटेन, इसका X लीटर, इसका 3 - X लीटर मान लिया, तो ये 3 लीटर, ये क्या देगा, CO2 बनाएगा 3 मोल, इसका 4 मोल CO2 बनेगा, तो इसका X लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा, 3X लीटर, इसका 3 - X कितना करेगा, 4 × 3 - X इक्वल टू टोटल सम कितना आ गया CO2 का 10 लीटर, तो यहां से X की वैल्यू आ गई 2, तो 2 लीटर आपका क्या है, प्रोपेन है, 1 लीटर क्या है, ब्यूटेन है। तो रेशियो किसका पूछा, ब्यूटेन इज टू प्रोपेन, तो 1:2 आ जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है, और ये मैं आज से नहीं 2017 से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है नीट में भी एज इट इज कॉपी हो जाए। क्या पूछा है, ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथाइलिन इन ए वॉल्यूम रेशियो ऑफ X:Y has total volume of 30 ml on complete combustion of this mixture 40 ml CO2 is obtained. If this ratio had been Y:X, then find volume of CO2 obtained by complete combustion of this mixture. Methane is to ethene, तो इसका X है, ये Y ml है, तो X + Y ml टोटल कितना हो गया 30 ml। इसका X ml CO2 का कितना देगा X ml, और इसका Y ml कितना देगा 2Y ml। X + 2Y कितना हो गया 40। X और ये इक्वेशन सोल्व की, X आया आपका 20 और Y कितना आ गया, Y कितना आ गया 10 आ गया, तो ये 20 ml है, ये 10 ml है। अब बोल रहा है ये X:Y की बजाय Y:X होता, तो ये Y ml होता, और इथेन X ml होता, ये 10 ml, ये 20 ml। तो मीथेन का 10 ml कितना CO2 देगा 10 ml, और इथेन का 20 ml कितना देगा 40 ml, तो टोटल CO2 कितना है 50 ml। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, इसलिए मैंने डॉक्टर और आपका नेम लिखवा दिया, क्योंकि नीट 2026 में आ सकता है। नेक्स्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.2 ग्राम। अरे ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन लिख दी, और यहां से आप इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो कितने हैं आयरन के, तो आप बोलोगे 2 मोल आयरन रिक्वायर्ड है 3/2 मोल O2, 1 रिक्वायर्ड है 3/4 मोल O2, और 0.2 रिक्वायर्ड है 3/4 × 0.2, तो आ जाएगा 0.15, यानी 3.36 लीटर O2। ये आपकी कंबशन रिएक्शन दे रखी है आयरन की, एल्यूमिनियम की, फास्फोरस की, है ना। नेक्स्ट, लिमिटिंग रीजेंट, ऐसा रीजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन पे लिमिट लगा दे, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। कैसे चेक करते हैं, जैसे A रिएक्ट विद 2B टू फॉर्म C, इसमें 5 मोल A का दे दिया, 8 मोल B का दे दिया। अगर हम सिंपली देखें, 1 मोल A का 2 मोल B के साथ रिएक्शन करता है, तो 5 मोल किसके साथ रिएक्शन करेगा 10 के साथ। अब यहां तो 8 ही है, तो ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, यानी लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया B हो गया। तो लिमिटिंग रिजेंट आपका B हो गया। तो अब आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे कैसे करोगे, ऑलवेज चेक लिमिटिंग रिजेंट सबसे पहले, फिर ऑलवेज सोल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिजेंट। अब लिमिटिंग रिजेंट कैसे चेक करते हैं, जैसे यही रिएक्शन है A + 2B कन्वर्टिंग इनटू C, तो इसमें ना A को आप A के मोल्स जो है उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो बैलेंस इक्वेशन में 5/1, इसका कितना है 8 मोल डिवाइड बाय 2, ये 4, तो जिसका L छोटा आ गया दैट इज लिमिटिंग रिजेंट। L क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट इन बैलेंस रिएक्शन। तो जिसका L की वैल्यू लिस्ट आएगी रिएक्टेंट की, वही क्या है लिमिटिंग रिजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखो इजी क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A + 2B कन्वर्टिंग टू C, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट C फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B। पहले आपने L फाइंड आउट कर दिया, वो मैंने सिखाया था, B आ गया, तो B के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 मोल B का कितना दे रहा है 1 मोल C, ठीक, और 1 मोल कितना देगा हाफ मोल C, और इसका 8 मोल देगा कितना 4 मोल ऑफ C। इधर आ जाओ, ये 2 मोल NaOH2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है Na2SO4, इसका 40 ग्राम, इसका 90 ग्राम, 1 मोल हो गया। तो इसका
लिमिटिंग रीजन 1/2 हो गया और इसका 1 हो गया। तो ये LR क्या है, इसका L का रेशियो छोटा है, लिमिटिंग रीजन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 मोल NaOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Na2SO4, 1 मोल NaOH प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ Na2SO4, कर लोगे। नेक्स्ट 1 mole of H2 react with 0.5 mole Cl2, then find number of moles of HCl and volume of HCl at STP। पहले रिएक्शन लिखो बैलेंस, H2 plus Cl2 converting into 2HCl, इसका 1 मोल, इसका 0.5 मोल, तो L फाइंड आउट करो 1/1 0.5/1, ये स्मॉल आया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस 2 मोल HCl अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, 0.5 मोल Cl2 प्रोड्यूस 1 मोल HCl, वॉल्यूम उसका पता है आपको 22.4 लीटर। नेक्स्ट 12 लीटर H2 react with 11.2 लीटर Cl2, then find composition of the reaction mixture। सबसे पहले H2Cl2 2HCl में जा रहा है, इनकी वॉल्यूम दी है, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का रेशियो L वॉल्यूम से निकाल दो, 12/1 11.2/1 11.2, लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, Cl2, Cl2 अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। अब यहाँ पे ये Cl2 क्या लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस कौन होगा, H2, तो HCl तो बनेगा ही बनेगा, H2 बचेगा ना, तो H2 बचेगा, एक ही ऑप्शन में फोर्थ आंसर आ गया। पूरा सोल्व करना है, आप लिखोगे 1 लीटर Cl2 प्रोड्यूस 2 लीटर HCl, 11.2 लीटर प्रोड्यूस 22.4 लीटर HCl, 1 लीटर Cl2 रिएक्ट विद 1 लीटर H2, 11.2 लीटर विद रिएक्ट विद 11.2 लीटर H2, तो बचेगा कितना, 12 में से 11.2 बच जाएगा, 12 में से 11.2 माइनस कर दो 0.8 बच जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन, देन मास ऑफ H2 ऑब्टेन्ड इज, H2 हाफ O2 के साथ H2 बना रहा है, ये 4 ग्राम, ये 4 ग्राम, पहले मोल्स निकाले, इसके 2, इसका 1/8, इसका L 2/1, इसका 1/8/1/2, इसका 1/4, L इसका छोटा आ रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट O2 है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। हाफ मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल वाटर, 1 मोल प्रोड्यूस 1 मोल 2 मोल O2, 2 मोल वाटर, 1/8 मोल O2 प्रोड्यूस 1/4 मोल वाटर, मास कितना आ गया 4.5 ग्राम। नीट के क्वेश्चन है सारे। ये 11.2 लीटर इथाइलिन इज बर्न्ड विद 56 लीटर O2 एट STP, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 CO2 ऑब्टेन्ड। ये इथीन का और O2 का वॉल्यूम दे रखा है, पहले बैलेंस रिएक्शन लिखी, इनके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया, छोटा किसका आया, इथीन का, तो इथीन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। 1 लीटर इथीन प्रोड्यूस 2 लीटर CO2, 11.2 लीटर प्रोड्यूस 22.4 लीटर CO2, नीट का क्वेश्चन है ये वाला। 8 मोल एसिटाइलिन रिएक्ट विद 10 मोल O2, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वाटर। देखो पहले रिएक्शन लिख दी बैलेंस रिएक्शन, इसके 8 मोल O2 के 10 मोल, स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, O2, तो O2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2, 1 मोल प्रोड्यूस 4/5 मोल CO2 और 10 मोल प्रोड्यूस कितना 8 मोल CO2, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ही 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल वाटर, 1 मोल प्रोड्यूस 2/5 मोल वाटर और 10 मोल प्रोड्यूस कितना 4 मोल वाटर, 72 ग्राम। 72 ग्राम का वॉल्यूम कितना होता है वाटर का, STP में पूछा है, वाटर लिक्विड होगा तो 1 ग्राम का 1 ml, तो 72 ग्राम का 72 ml। ये अच्छा क्वेश्चन था। 1 ग्राम M मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम O2, देन फाइंड व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है और ये पहले आया है, ये 2015 से पहले का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, पहले रिएक्शन लिख दी, बैलेंस रिएक्शन लिखी, ये 1 ग्राम, ये 0.56 ग्राम, मोल्स फाइंड आउट करो, 1/24 0.56/32, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, L आ जाएगा। L स्मॉल किसका आया, O2 का, तो लिमिटिंग रिएजेंट O2। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। मैग्नीशियम बचेगा, ठीक, हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल, O2 कितना 0.56/32, तो 2 into 0.56/32 मोल mg, ये बनेगा। मैग्नीशियम का मास 24 मोल से, मोल 1 मोल में 24 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 0.84 ग्राम, इतना रिएक्ट कर गया। लेफ्ट कितना है 1 minus 0.84 ग्राम, दैट इज 0.16 ग्राम। आंसर मैग्नीशियम बचेगा कितना 0.16 ग्राम। नेक्स्ट ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हैबर प्रोसेस है, 30 लीटर H2 ले ली, 30 लीटर N2 ले ली और बोल रहा है कि जो यील्ड है उसका 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना है, ठीक। देन फाइंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। पहले क्या करोगे, N2 3H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, 2NH3 बनाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, ये 30 लीटर, ये 30 लीटर। L फाइंड आउट किया, L स्मॉल किसका आया, H2 का। H2 क्या लिमिटिंग रिएजेंट, 3 लीटर H2 प्रोड्यूस करेगा, 2 लीटर अमोनिया, 1 लीटर प्रोड्यूस करेगा, 2/3 लीटर अमोनिया, 30 लीटर प्रोड्यूस करेगा, 20 लीटर अमोनिया। फिर क्या करोगे, 20 लीटर अमोनिया नहीं बना, उसका 50% कितना 10 लीटर, तो 10 लीटर के लिए क्या करना है, आधा रिएक्शन हुआ ना, 2 लीटर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर इनटू हाफ, 1 प्रोड्यूस्ड बाय हाफ लीटर इनटू 10 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 5 लीटर इनटू। N2 कितना बच गया 30 था, 5 रिएक्ट हुआ 25 बच गया। 2 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3 लीटर H2, 1 लीटर प्रोड्यूस्ड बाय 3/2 लीटर H2, 10 लीटर प्रोड्यूस्ड बाय
15 लीटर H2, 30 था, H2 कितना बच गया 15 लीटर H2 बचा, 5 लीटर N2 और 10 लीटर अमोनिया बना है 50% यील्ड में, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। ये कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सर की कर लेंगे भाई।